So we are here with another chapter, Chemical Coordination and Integration of class 11th Biology. This is last chapter, okay. You have already learnt that neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs. तो न्यूरल सिस्टम क्या करता है, पूरी बॉडी को जोड़ के रखता है, कैसे कोऑर्डिनेशन करके, सिग्नल्स भेज के. द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड. तो यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन का बात हो रहा है. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने न्यूरल वाला पढ़ा था. तो न्यूरल वाला फास्ट होता है बट केमिकल वाला हार्मोन्स के थ्रू होता है. तो हार्मोन्स के थ्रू होने के कारण ये स्लो होता है. वही यहाँ पे उसको रिलेट किया गया है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट है लेकिन तुरंत खत्म हो जाता है, तुरंत इलेक्ट्रिक करंट आया, तुरंत गायब हो गया. As the nerve fiber do not innervate all cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated. ये बोला जा रहा है कि जो नर्व एंडिंग्स है वो हर जगह नहीं है. जैसे बॉडी के बहुत सारे पार्ट है जहाँ पे नर्व एंडिंग्स हैं लेकिन आउटर वाले लेयर पे, जैसे हमारे हाथ का आउटर वाला लेयर हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे उतनी नहीं है, उतनी इंटेंस नहीं है. तो बोला है कि डू नॉट इनरवेट, सारी जगह नहीं पहुंच सकते हैं बट रेगुलेट तो हमको करना पड़ेगा. सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कॉन्टिन्यूसली रेगुलेटेड. तो कंट्रोल ही करना है, या तो कंट्रोल आप नर्व से कर लो या तो कंट्रोल आप हार्मोन्स से कर लो. तो जहां नर्व एंडिंग नहीं पहुंच पाती है तो वहां हम हार्मोन्स से करेंगे. A special kind of coordination and integration has to be provided. जहाँ पे नर्व एंडिंग नहीं है वहाँ पे दूसरे तरीके का हमको कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम निकालना पड़ेगा. This function is carried out by hormones. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological function in the body. ये fill in the blanks में आएगा कि the fill in the blanks and the खाली जगह ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन. तो आपको पता रहना चाहिए कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिल के बॉडी को रेगुलेट करते हैं. अगर कहीं फास्ट जरूरत होगा तो न्यूरॉन आएगा, अगर कहीं स्लो और इफेक्टिव जरूरत होगा तो वहाँ पे हार्मोन्स आएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड. देखो एंडोक्राइन तो डी से डक्ट लेस, डक्ट नहीं डक्टलेस. तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होते हैं और वहीं अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड आ गया तो एक्सोक्राइन में डक्ट होता है. तो इसमें डी है तो डी से डक्ट नहीं, डी से डक्टलेस. एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होते हैं. इनके सेक्रेशंस को हार्मोन्स कहते हैं. जो ग्लैंड्स है जो भी चीजें सीक्रेट करता है उसको हार्मोन्स कहते हैं. द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स are released into blood and transported to a distantly located target organ. ये बोलना चाह रहे हैं कि जो क्लासिकल डिफिनेशन है, ओल्ड वाली डिफिनेशन, उसमें क्या बोला जा रहा है कि हार्मोन एक क्या है, केमिकल है जो कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड. और कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में. तो बेसिकली हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं और वो ब्लड में रिलीज होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ हार्मोन्स चले जाएंगे टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन. फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है तो अगर पैंक्रियाज यहाँ है तो पैंक्रियाज जो हार्मोन सिक्रीट करेगा वो पूरे बॉडी में चला जाएगा, यहाँ पे ब्रेन में भी अगर कहीं जरूरत होगा तो लेग्स पे. तो डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन पे भी हार्मोन्स जा सकता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड जा रहा है और ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होंगे. अब करेंट साइंटिफिक डिफिनेशन क्या है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट. यानी आप हार्मोन से कोई न्यूट्रिएंट नहीं निकाल सकते, वो नॉन न्यूट्रिएंट है, केमिकल है ही. विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स. तो डिफिनेशन पे भी क्वेश्चन आता है. अगर दो सेल हैं तो दो सेल के बीच में अगर कोई कम्युनिकेट कराना है तो ब्लड फ्लो होगा ही होगा ही होगा ही. इसी में हार्मोन्स आ जाएंगे तो मैसेंजर की तरह काम कर देंगे. अगर कोई इंफॉर्मेशन देना है सेल को तो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स यानी दो सेल के बीच में ये कम्युनिकेट कराने में भी मदद करेंगे. इंट्रा ऑप्शन में आ जाता है, लाइक ये हार्मोन्स का डिफिनीशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, और इंटर सेलुलर इंट्रा सेलुलर ऐसे करके डिफिनीशन आएगा. तो इंटर याद रखना. इंट्रा सेलुलर क्या होता है कि सेल्स के अंदर ही अगर आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करानी है तो, पर ये एक सेल के अंदर नहीं, सेल के अंदर तो जाता नहीं, ये बाहर ही बाहर फ्लो करता है दो सेल के बीच में, तो इंटर सेलुलर.
ट्रेस अमाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दोगे। The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine gland। तो न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हॉर्मोन्स के अलावा भी कुछ नए मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स पोसेसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हॉर्मोन्स। इनवर्टिब्रेट जो ओल्ड वाले हैं, एक होता है वर्टिब्रेट और दूसरा है इनवर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट में उतने ज़्यादा नहीं है, सिंपल वाले हैं। लेकिन वर्टिब्रेट्स में लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हॉर्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा है, जैसे हम हैं तो वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आएंगे, तो हमारे में बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स है नंबर के रिस्पेक्ट में। नंबर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा चाहिए तो हमको ये ट्रेसी अमाउंट में। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। अब हम ह्यूमंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले फिगर, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हाइपोथैलेमस बोला जा रहा है बेसिकली, ये वाला स्ट्रक्चर। और बीच में हाइपोथैलेमस के अंदर ये यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी जो भी कह लो। थैलेमस भी है, थैलेमस इसमें नहीं दिखाया गया। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ऐसा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर एक पीनियल ग्लैंड है और ऊपर हाइपोथैलेमस। तो डायग्राम भी याद रखना। पिट्यूटरी कहाँ पे? पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नीचे है, ओके। और थायराइड एंड पैराथायराइड नेक वाले एरिया में। ये थाइमस ओल्ड होते पे डीजेनरेट कर जाता है ओल्ड लोगों में, ये इम्यूनिटी के लिए। आगे है पैंक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होगा? किडनी के ऊपर। ओवरी, ओवरी फीमेल में, फीमेल में ओवरी। ओवरी भी एक ग्लैंड है जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करती है। टेस्टिस भी ग्लैंड है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो जो हार्मोन सीक्रेट करेगा वो ग्लैंड हो जाएगा, ओके। The endocrine gland and hormone producing diffused tissue cells located in different parts of body constitute the endocrine system। ये क्या बोला जा रहा है कि जो endocrine glands है और hormones हैं, द endocrine glands जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस किसके थ्रू कर सकते होंगे? कुछ टिश्यू होंगे जो डिफ्यूज होंगे, मतलब ऐसे ऐसे जुड़े रहेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड वे में जुड़े रहेंगे। या कोई सेल्स होगा जो कि कोई भी बॉडी के पार्ट में होगा, वो एंडोक्राइन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करेगा। क्या क्या है? सबसे पहले पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, पैराथायरॉइड, थाइमस एंड गोनैड्स। तो 8 हैं। अगर आप फ्रॉग में देखोगे तो फ्रॉग में भी 8 दिया है, ह्यूमंस में भी 8 दिया है, तो याद करने वाली चीज़ है। गोनैड्स में टेस्टिस मेल्स में और फीमेल्स में ओवरी आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी इन आवर बॉडी। ये ऑर्गेनाइज्ड वाले पार्ट हैं। ऑर्गेनाइज्ड कितने? 8। इन एडिशन टू दिज सम अदर ऑर्गन्स जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लीवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं है, इसीलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं डाला गया, लेकिन ये सिक्रेट करते हैं। जीआई ट्रैक्ट करता है, लीवर करता है, किडनी, हार्ट, ये सब हार्मोन सिक्रेट करता है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, ओके। एमसीक्यू में आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 5 6, फिर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो उसमें एक आपको आंसर, एक ऑप्शन हार्ट होगा, किडनी होगा, लीवर होगा, तो इसको आपको काट के निकालना पड़ेगा। नहीं, लीवर, किडनी, हार्ट ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड कौन से हैं? जो दिया गया है 8। A brief account of the structure and functions of all major endocrine gland and hypothalamus of the human body is given, okay, okay। As you know, hypothalamus is the basal part of the diencephalon। diencephalon का बेसल पार्ट पे हाइपो, हाइपो मतलब बेस वाले पार्ट पे, फोर ब्रेन। डायनसेफ्लॉन किसको बोला जा रहा है? फोरब्रेन को। एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस सबसे पहले तो ब्रेन में है, तो ऐसे ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कोई नॉर्मल ग्लैंड तो नहीं है। कहाँ पे होगा? डायनसेफ्लॉन के बेस वाले पार्ट पे।
एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। ओके, क्या क्या है इसमें? सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होंगे जिसको कि न्यूक्लियाई बोलोगे, जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होगा, उसमें आपको बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स मिल जाएंगे। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को क्या बोला जा रहा है? न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे? यही हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल्स हैं जिसको न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बोला जा रहा है, जिसको न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, और न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब प्लूरल। बहुत सारी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स आपको मिल जाएंगे जो कि हार्मोन सीक्रेट करेंगे। कोई आपसे पूछेगा कि हाइपोथैलेमस के अंदर क्या है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेल्स है जिसको आप न्यूरो सिक्रेटरी बोल रहे हो या उसको न्यूक्लियाई बोल रहे हो, वही उसके अंदर हॉर्मोन्स बना रहे हैं बस। दीज हॉर्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके पास इसमें जो हार्मोन आता है वो हाइपोथैलेमस प्रोवाइड कराता है, वही दिया है। These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormone. However, the hormones produced by hypothalamus are of two types: the releasing hormone, which stimulates secretion of pituitary hormone, and the inhibiting hormone. अब जो hypothalamus है, ये दो तरीके का हार्मोन सीक्रेट करता है, रिलीजिंग आरएच और इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन अगर कोई भी दूसरे ऑर्गन पे गया, लेट से पैंक्रियाज पे गया, तब जाके कोई हार्मोन पैंक्रियाज से निकलेगा। अगर वहीं पे इनहिबिटिंग हार्मोन पैंक्रियाज पे चला गया तो जो भी हार्मोन निकल रहा होगा वो बंद हो जाएगा। तो मेन तो हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट कर रहा है। ब्रेन बोला जाता है ना, ब्रेन आपकी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, तो हार्मोन के केस में भी ब्रेन ही रेगुलेट कर रहा है। ब्रेन में क्या? हाइपोथैलेमस। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कोल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब लास्ट में आर एच आ गया, आर एच रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन। तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। तो ये गोनाड्स को मैसेज देगा कि आप अपना जो भी गोनाडोट्रोपिन है उसको आप रिलीज करो, पिट्यूटरी के थ्रू देगा। ये भी बात याद करना है। पिट्यूटरी बीच में आएगा, हाइपोथैलेमस मैसेज देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी से आगे चल के वो गोनैड्स में जहाँ पे भी वो हार्मोन बनता होगा वहां से वो रिलीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। अगर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को मैसेज किया कि आप ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो, तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन देगा, GHRH। तो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। वही अगर हाइपोथैलेमस अगर इनहिबिट करने के लिए क्या बोला है, सोमैटोस्टैटिन अगर दे देगा, सोमैटोस्टैटिन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, आप सोमैटोस्टैटिन याद करो, तो पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन बना रहा था वो ग्रोथ हार्मोन छीन लेगा, नहीं बनाएगा। तो जो सोमैटोस्टैटिन है ये आपको याद रखना है, क्योंकि सोमैटोस्टैटिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिट करता है। कहाँ से निकलेगा सोमैटोस्टैटिन? हाइपोथैलेमस से, जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी से। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सॉन्स एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। बोला जा रहा है कि जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे वो एक्सॉन से पास होंगे, एक्सॉन, ऐसे 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 ऐसे, ये न्यूरॉन्स हैं। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और ये नीचे एक्सॉन, एक्सॉन के नर्व एंडिंग से मैसेज पास होगा एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग ये एक्सॉन वाला पार्ट, लोअर पार्ट। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये सबसे पहले समझ लो, ये जो हाइपोथैलेमस है इसका दो पार्ट है। दो पार्ट मतलब नहीं, पार्ट तो एक ही है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो बाहर वाला हिस्सा है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में तो आपको ये वाला सिस्टम मिल जाएगा कि डक्ट से मैसेज जा रहा है, हार्मोन से जा रहा है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे नहीं जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस की। फिर से पहले बोला जा रहा है कि हाइपोथैलेमस है, ठीक है, अगर इसको कुछ भी बॉडी में रिलीज करवाना होगा, इनहिबिट करवाना होगा, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर रिलीजिंग हार्मोन देगा तो पिट्यूटरी रिलीज करवाएगा, इनहिबिटिंग देगा तो इनहिबिट करवा देगा। अब पिट्यूटरी के थ्रू ये जुड़ा कैसे है?
तो पिट्यूटरी का दो पार्ट है, जो एंटीरियर पार्ट है उससे तो ये डक्ट से जुड़ा है, पाइप से, डक्ट से। क्या बोला जा रहा है? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर कुछ भी इसको हॉर्मोन्स भेजना होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो टीचर्स लोग जो डायग्राम बनवाए आप उसको देखोगे तो लाइंस और क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, ये रहा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर वाला पार्ट है, नहीं सॉरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पहले दो हिस्से हुए हैं। जो एंटीरियर वाला पार्ट है, तो एंटीरियर वाले पार्ट में आपको ये मिलेगा पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेशन यानी यहाँ पे ये न्यूक्लियाई है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, या इसको न्यूक्लियाई भी बोला गया है। ये पोर्ट इसमें कुछ जाएगा हॉर्मोन्स और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में चला जाएगा। लेकिन ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये नर्व एंडिंग डायरेक्ट इसमें आके जुड़ा हुआ है, ये बोलना चाह रहा है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कैविटी में है। कौन सी कैविटी? बोन की कैविटी है, उसका नाम क्या है? सेला टर्सिका। एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। हाइपोथैलेमस से किससे जुड़े? ये जो स्टॉक, ये इसको बोला जा रहा है कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक से जुड़ी है। इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू एन एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का मतलब ये आगे वाला का बात कर रहा है, और न्यूरो पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है यही एंटीरियर वाला, इसमें भी दो पार्ट है। एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा कर दो पार्स डिस्टेलिस और दूसरा होगा पार्स इंटरमीडिया। ओके, ऐसे दो पार्ट हैं। द पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी को आप एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दो कॉमनली, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट पार्स डिस्टेलिस में ही आता है। और इसमें कितने हार्मोन हैं देखो, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इतने सारे हार्मोन आपका पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस को आप कॉमनली क्या बोल रहे हो? एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सीक्रेट करेगा। पार्स इंटरमीडिया में केवल एक ही हार्मोन है, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, यानी बेसिकली बोला जा रहा है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका जो ये वाला पार्ट है जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जा रहा है, इसको भी आप दो हिस्सों में कर दो, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया में तो एक ही हार्मोन है जिसको MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये स्पेशल है। ओनली जहाँ पे आ गया वो क्वेश्चन तो बनेगा ही। However, in humans, the pars intermedia is almost merged with pars distalis। इसीलिए देखो फिर से ह्यूमंस के केस में, ह्यूमंस के केस में ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। सबसे पहले बोला गया कि ये दो पार्ट कर लो, ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर। एंटीरियर को आपको बोला जा रहा है एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को बोला जा रहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर एनसीईआरटी बोला कि एडिनो हाइपोफाइसिस के भी दो पार्ट, पार्स डिस्टेलिस, डी फॉर डिस्टेलिस, आई फॉर इंटरमीडिया। फिर बोला कि पार्स डिस्टेलिस को ही आप पूरा का पूरा एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि ह्यूमंस में इंटरमीडिया वाला पार्ट ऑलमोस्ट फ्यूज होता है, ऑलमोस्ट मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टेलिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। अब ये न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या बोला है? नर्वोसा। नर्वोसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि हाइपोथैलेमस से न्यूक्लियाई डायरेक्ट इसमें आया है, इसलिए उसका नाम पड़ा पार्स नर्वोसा। ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन्स। दो ही हार्मोन है लास्ट वाले चैम्बर में, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन। तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिया है, जो ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें आपको दो ही हार्मोन मिलेंगे, ऑक्सीटोसिन
और वासोप्रेसिन। आई होप आपको क्लियर होगा। और फिर से पोर्टल सर्कुलेशन आपको कहाँ मिलेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी में आपको दो चैम्बर मिलेंगे, पार्स डिस्टेलिस, पार्स नर्वोसा, सॉरी पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमंस में क्या होता है? डिस्टेलिस और इंटरमीडिया फ्यूज होते हैं, तो पार्स डिस्टेलिस को ही पूरा का पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दो। ओके। Oxytocin, vasopressin, which are actually synthesized by the hypothalamus, of course, and are transported axonally to neurohypophysis. ये हाइपोथैलेमस ही ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन बनाएगा। ओके। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, इसके जो नर्व एंडिंग के थ्रू ये आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको कि पार्स नर्वोसा, बार बार बोलना पड़ेगा ताकि आपको याद हो, पार्स नर्वोसा में ये जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम आएंगे यहाँ पे। एक पार्ट तो खत्म हो गया, दूसरा पार्ट, ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब कोई भी चीज एक्सेस में आप कर दोगे, ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस में कर दिए तो ऑफकोर्स बॉडी की ग्रोथ अब नॉर्मल तरीके से होगी। अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू गाइगेंटिज्म एंड लो सेक्रेशन ऑफ जीएच रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ये बेसिकली बोल रहा है ग्रोथ हार्मोन अगर आपने एक्सेस कर दिया, तो एक्सेस कर दिया तो गिगेंटिज्म होगा आपको। अगर कम है, लो, तो आपको ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब छोटे लोग, बौने लोग, जिसको एनसीईआरटी पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी कह रही है, क्योंकि पिट्यूटरी ने उतना ग्रोथ हार्मोन नहीं दिया, तो एक पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म नाम बोल सकते हैं। Excess secretion of growth hormone in adult, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially of the face called acromegaly। फिर बोल रहा है कि अब एक्सेस सिक्रेशन हो गया, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रेशन हो गया, तो गाइगेंटिज्म तो ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि एडल्ट्स, बेसिकली कि मिडिल एज में, अगर मिडिल एज में ऐसा कुछ होता है तो नाक नक्शा जो भी है वो चेंज हो जाएगा बेसिकली, स्पेशली ऑफ द फेस। फेस में अगर आपका कुछ चेंज हो गया ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा होने से, तो उसको एक्रोमेगली कहेंगे। विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। समझो अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो डेथ भी हो सकती है, प्री मैच्योर डेथ, यानी ओल्ड होने से पहले ही आप भगवान को प्यार हो जाओगे। और चूंकि ये हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है, तो द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स। अब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो पहले अर्ली एज में तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, बड़े हो गए तब आपको पता चलेगा। until changes in external feature become noticeable। बच्चा है अभी, बच्चे का ही हाथ बड़ा बड़ा हो गया तो नोटिस हो जाएगा, तो पता चल जाएगा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है। लेकिन अगर नोटिस नहीं हुआ, आप मिडिल एज में पहुंच गए और आपको एक्रोमेगली हो गया, तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हार्ड क्यों है डायग्नोज करना? कोई भी बीमारी हार्ड क्यों हो रही है आज के समय? क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ये नहीं कि वो हमको है। हालांकि टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी की आ ही चुकी है। अंटिल चेंजेस, ओके ओके, ये था ग्रोथ हार्मोन, यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्रोथ हार्मोन। अब यहाँ पे प्रोलैक्टिन का बात आएगा। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड ऑफ कोर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। जो ब्रेस्ट होता है वेमेन में, उसमें प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है। ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो भी प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है, और मिल्क फॉर्मेशन भी करता है। TSH, thyroid stimulating hormone। Thyroid stimulating hormone stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormone। नेम में ही है TSH, तो थायराइड हार्मोन को ये रेगुलेट करेगा। ग्लैंड जो इसका होगा थायराइड ग्लैंड। ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, stimulate the synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoid from the adrenal cortex। याद कर लो, कॉर्टेक्स, एड्रेनल, एड्रेनल कॉर्टेक्स मतलब अगर ये आपका कॉर्टेक्स है, तो जो आउटर वाला पार्ट है, लाइक आप यहाँ पे देखो, ये आपको एड्रेनल ग्लैंड दिखा है ये, तो यहीं पे देख लो एड्रेनल ग्लैंड, इसके दो पार्ट होंगे, ये इनर वाला पार्ट, ये आउटर वाला पार्ट। तो आउटर को कॉर्टेक्स बोला जा रहा है। तो आउटर कॉर्टेक्स में क्या होता है? एक स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट होता है। स्टेरॉइड है, याद करना पड़ेगा, स्टेरॉइड क्या बोलेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
ये बोला जा रहा है। इनर वाला पार्ट कुछ और सिक्रीट करता है, फिलहाल आउटर वाला तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता है। ACTH stimulate the synthesis and secretion of steroidal hormone called glucocorticoid from the adrenal cortex. LH and FSH stimulate gonadal activity and hence are called gonadotropins। ये आपको टेस्टिस और ओवरी का बात कर रहा है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में, फीमेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल नहीं सॉरी, फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा गोनेडल एक्टिविटी को। ऑफ कोर्स इन सब के बारे में डिटेल में बाद में। इन फीमेल्स LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, और ये एंड्रोजन आगे चल के टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो मेल्स में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसका सिंथेसिस करवाता है? एंड्रोजन का। इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आएगा ये। फिलहाल याद कर लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करवाने में दो हार्मोन है, LH FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल्स में LH क्या कराता है? ओवुलेशन करवाता है और फुल्ली मैच्योर फॉलिकल। वो 14th डे पे जो ओवुलेशन होता है तो वहां पे LH का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तभी वो फॉलिकल फट जाता है और ओवम बाहर आ जाता है। ये आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पड़ेगा। तो LH ओवुलेशन करवाता है, जो फॉलिकल्स मैच्योर हो गए उनके से, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ कोर्स फॉर्म फ्रॉम द रिमेनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन। तो कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर फॉलिकल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मिलेगा। FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग नाम ही है, तो ऑफ कोर्स ये फॉलिकल्स डेवलप करवाएगा। फॉलिकल्स किसमें? फीमेल्स में। फीमेल्स के किसमें? ओवरी में। MSH स्पेशल था क्योंकि ये पार्स इंटरमीडिया के पास होता था, और ये पार्स इंटरमीडिया के पास केवल यही एक हार्मोन है। एक्ट ऑन द मेलेनोसाइट एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। आप गोरे हो काले हो, ये कौन रेगुलेट करेगा? MSH से निकलने वाले मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट सिक्रीट करेंगे मेलानिन। मेलानिन कुछ सेल्स में होंगे, वही रेगुलेट करेंगे। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल पे एक्ट करेगा हमारे बॉडी में और कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ऑक्सीटोसिन का काम ही होता है कॉन्ट्रैक्ट करवाना। फीमेल्स में डिलीवरी होता है बेबी का, तो वहां पे भी इसका रोल होता है। इट स्टिमुलेट विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है जब फीमेल बेबी डिलीवरी करने वाली होती है। क्यों? क्योंकि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट अगर यूट्रस को करवाएगा तो बेबी बाहर आ जाएगा। एंड मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन के लिए जो ब्रेस्ट होता है उसमें एल्वियोली होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एल्वियोली में मिल्क भरा होता है, ऑक्सीटोसिन ऐड करता है और मिल्क बाहर आ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम ऑक्सीटोसिन। आप नाम ही याद कर लो कि ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा बेबी के डिलीवरी में, स्मूथ मसल में, हमारे बॉडी में, मिल्क इजेक्शन में। वासोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी, किडनी पे वासोप्रेसिन एक्ट करेगा, किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। एंड स्टिमुलेट रीजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डिस्टल ट्यूब्यूल DCT एंड देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हो कि अगर लेट सपोज ये PCT हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ये DCT हो गया। अब वासोप्रेसिन कहाँ एक्ट करेगा? पहले आप याद कर लो, DCT वाले पार्ट पे एक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पाइप ऐसे कुछ चीज फ्लो कर रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वाटर बाहर आ जाएगा। पाइप पतला हो गया ना, तो यहाँ पे पोर्स होते हैं तो वाटर बाहर आ जाएगा। Vasopressin act mainly at the kidney and stimulate reabsorption of water and electrolyte by the distal tubule and thereby reduce loss of water through urine। डाईयूरेसिस हो रही है, अगर यूरिन ज़्यादा बाहर आ रहा है तो वासोप्रेसिन ये वाला जो डक्ट है इसको छोटा कर देगा। छोटा करने से क्या होगा? पानी इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाएगा, तो जो ज़्यादा यूरिन बनना था वो कम बनेगा। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स है। पाइप जा रहा है, कोई चीज़ पतला कर दो तो कुछ चीज़ें बाहर आने लगेंगी, अगर छेद है तो जो वैसा ही है। इसीलिए इसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है, ADH। तो ADH और वासोप्रेसिन सेम ही है। एक्ट कहाँ करते हैं? डी से DCT पे।
और डाइयूरेसिस यानी लॉस ऑफ वाटर को भी आपको प्रिवेंट करते हैं। An impairment affecting synthesis or release of ADH result in a diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus। बोल रहा है कि एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग से अगर एडीएच को कुछ हो गया है, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन को, जिससे क्या होगा कि किडनी की एबिलिटी तो पहले खत्म होगी, किसकी, पानी को बचाने की। अगर पानी ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो वासोप्रेसिन या एडीएच आएगा, वाटर को इस पाइप में से निकाल के ले जाएगा। अगर एडीएच पे ही कुछ खराबी आएगी तो पानी को कौन निकालेगा, कोई नहीं, तो लॉस ऑफ वाटर तो होगा ना, लॉस ऑफ वाटर होगा। और उसका एक स्पेशल नाम है, लॉस ऑफ वाटर होगा, पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन भी होगा। ऐसा कुछ कंडीशन है तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा, इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, याद रखना, एडीएच से रिलेटेड है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, डाइयूरेसिस से रिलेटेड है। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, वो ग्लूकोज उसमें आ जाता है किडनी वाले चैप्टर में, यहाँ पे ग्लूकोज इन्वॉल्व हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस में वाटर लॉस इन्वॉल्व है। तो आपको ये पूछेगा पूछेगा ही पूछेगा, मॉक पेपर में पूछेगा। सो द पीनियल ग्लैंड, अब एक एक ग्लैंड को अब डिटेल में बात होगा। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। फोरब्रेन पहले तो ये बना होगा, ये ह्यूमन है, डॉर्सल साइड, फोरब्रेन इधर है तो फोरब्रेन के पीछे, फोरब्रेन आप इसको कहोगे तो फोरब्रेन के पीछे है। डायग्राम याद होगा तो ऐसे हाइपोथैलेमस था, उसके अंदर था कहीं यहाँ पे, तो फोरब्रेन के पीछे डॉर्सल साइड याद रखना, फोरब्रेन के पीनियल ग्लैंड लोकेटेड है इधर। ये देखो पीनियल ग्लैंड है, ये छोटा सा निकला है, तो फोरब्रेन आप इसको बोलोगे, आगे वाला हिस्सा फोरब्रेन, इसके डॉर्सल साइड पे, पीछे वाले हिस्से पे। अब कहाँ गया, ओके। पीनियल सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है। Melatonin plays a very important role in the regulation of a 24-hour diurnal rhythm of our body। मेलाटोनिन है जो कि 24 आवर रिदमिक साइकिल है, ये कब उठना है कब सोना है बॉडी को अपने आप पता चल जाता है, रात के 10 बजते ही नींद आने लगती है, क्यों, मेलाटोनिन की वजह से। क्योंकि ये रोल, इसका रोल ही है रेगुलेशन में। 24 घंटे में आप क्या करते हो, मतलब कब चीज़ें अपने से होती हैं, वो मेलाटोनिन के ही अंडर आता है। सुबह 6 बजे नींद अपने आप खुल जाती है तो ये मेलाटोनिन हार्मोन करवाता है, उसको पता है कि आपके दिन का दिनचर्या क्या है, आपका साइकिल क्या है। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ अ स्लीप वेक साइकिल। कब सोओगे कब उठोगे ये मेलाटोनिन के हाथ में है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कंट्रोल रहता है, बढ़ता है घटता है, ये मेलाटोनिन के हाथ में। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेज मेटाबॉलिज्म, बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें भी इसका रोल है। पिगमेंटेशन, बॉडी में कलर कहीं कहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में, एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर स्लीप और वेक साइकिल आप सही है, सही से उठते हो सोते हो, तो आपका शरीर हेल्दी रहता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल समय पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्लीप वेक साइकिल अगर आपका अच्छा है, इसका मतलब आपका जो मेलानिन हार्मोन का सिक्रेशन है वो अच्छा है। अगर मेलानिन का सिक्रेशन अच्छा है तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन जो भी है सब सही से होगा, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि मेलानिन हार्मोन जो है वो ठीक है। और वो कौन सीक्रेट करता है, ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा है पीनियल ग्लैंड, कहाँ लोकेटेड है, फोरब्रेन के पीछे डॉर्सल वाले साइड पे। यहाँ पे एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। अब हम आएंगे थायराइड ग्लैंड पे। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड आप देख लो, ये है आपका वोकल कॉर्ड, गला वाला पार्ट, ये ये ह्यूमन, ये यहाँ से फूट जाएगा तो यहाँ पे कहीं आपका वोकल कॉर्ड रहेगा, तो वोकल कॉर्ड के आगे थायराइड, पीछे वाले हिस्से पे पैराथायरॉइड। ये देखो ये पीछे डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ थायराइड, पहला वाला पैराथायरॉइड, दूसरा वाला, ए वेंट्रल साइड बी डोर्सल साइड, तो ये पीछे का हिस्सा है बोला जा रहा है, सॉरी, ये बॉडी है, यहाँ से आपका आता है
तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वोकल सैक है, एयर वाला एयर वाला रास्ता, उसी के आगे वो जो पाइप है, ये जो पाइप है ना, पाइप के आगे थायराइड, पाइप के पीछे पैराथायराइड। देख रहे हो, ये छोटा सा रेड कलर का बनाया गया है। और ये पिंक पिंक क्या टिश्यू है ये, अभी हम लोग देखेंगे, स्ट्रोमल टिश्यू बोला जा रहा है। The thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea. Either मतलब both, थोड़ा सा इंग्लिश का पता रहना चाहिए। ट्रैकिया कौन सा है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलोगे ना, तो विंड पाइप जा रही है, विंड पाइप जा रही है, भगवान जी ने क्या किया, इसी पे ग्लैंड चिपका दिया, थायराइड और पैराथायराइड। तो थायराइड ग्लैंड कंपोज ऑफ दो लोब रहेंगे जो कि दोनों साइड पे रहेंगे ट्रैकिया के। बोथ द लोब आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। ये एक लोब, ये दो लोब, और ये कनेक्टेड किसके हैं, ये जो थिन फ्लैप है इसी को isthmus बोला जा रहा है। हालांकि डायग्राम में मेंशन नहीं है, बट आपको याद रखना है। ये जो पतली वाली लेयर है ना, इसको isthmus बोला जा रहा है। ओके ओके ओके, कहाँ गया। isthmus से कनेक्टेड है। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। थायराइड ग्लैंड में दो चीज रहेंगी, पहला तो रहेगा फॉलिकल्स, दूसरा रहेगा स्ट्रोमल टिश्यू। इस थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल्स में ही बनेंगे जिसमें कैविटी होगी। दिस फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज टू हार्मोन, टेट्राआइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये जो आपके पास फॉलिकल्स हैं, ऑफ कोर्स फॉलिकल्स और थायराइड ग्लैंड के पास आपके दो चीज रहेंगे, एक तो आपको रहेगा टिश्यू वाला पार्ट, स्ट्रोमल टिश्यू, दूसरा पार्ट है फॉलिकल्स वाला पार्ट। फॉलिकल्स मेन है। फॉलिकल्स मेन क्यों है, क्योंकि ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। यही फॉलिकल्स को फॉलिकुलर सेल्स हो रहा है, जिसके अंदर गड्ढे होंगे। लेकिन ये जो सेल्स है तो इसके अंदर कैविटी है, कैविटी मतलब अंदर खाली जगह और कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है, हॉर्मोन्स बन रहा है। कौन सा हार्मोन, थायराइड। थायराइड में भी दो, T3 T4, अभी हम लोग देखेंगे। कैविटी है मतलब थायराइड फॉलिकल के अंदर खाली जगह है, और इन खाली जगह में हार्मोन सिंथेसिस हो रहे हैं। कौन से हार्मोन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको कि थायरोक्सिन भी बोला जा रहा है, T4, एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3। तो T3 T4 ये कहाँ होंगे, बनेंगे फॉलिकुलर सेल्स में। फॉलिकुलर सेल्स कहाँ आपको मिलेंगे लोकेशन, ये जो ट्रैकिया है इसके वेंट्रल पार्ट पे और डॉर्सल पार्ट पे, वेंट्रल पार्ट पे। ओके, नेम अब देखो, T3 को क्या बोला जा रहा है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन रफ पे लिख के आप लोग देख लेना एक बार। T4 को बोला जा रहा है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन या टेट्रा, राइटिंग भी तब पूरी है बच्चों की। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। आयोडीन जरूरी है हार्मोन सिंथेसिस के लिए, थायराइड ग्लैंड में आयोडीन जरूरी है, इसी वजह से नमक खाया करो। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, नमक आप नहीं खाओगे, वही नमक NaCl, इन रिजल्ट्स इन हाइपोथायरिडिज्म। अगर आयोडीन आप डाइट में नहीं ले रहे हो, कम है तो कम बनेगा क्या, ये टेट्रा और ट्राई कम बनेगा तो उसको हाइपोथायरिडिज्म कहोगे। तो कम में भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा में भी प्रॉब्लम है। कम होगा ना तो ये ग्लैंड जो है ना वो फूल जाएगा, ग्लैंड की साइज बल्ज आउट हो जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगी। उल्टा है मतलब, सोचोगे तो आप सोचोगे कम खा रहे हैं तो ये फॉलिकल्स हैं ये दुबले पतले हो जाने चाहिए, नहीं, कम खाओगे ना तो ये फूल जाएगा, फूल जाएगा। तो क्या होगा कि अगर ये नॉर्मल ह्यूमन है लेट से, तो ये गला वाला पार्ट नॉर्मल है, अगर आयोडीन की कमी है तो यहाँ पे बल्ज आउट हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होगे। और उसको क्या बोलेंगे, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हुआ कब, जब थायराइड कम सीक्रेट होगा। कम सीक्रेट कब होगा, जब आप आयोडीन कम खाओगे। आयोडीन कम खाओगे तो हाइपोथायरिडिज्म होगा, थायराइड नहीं बनेगा, थायराइड नहीं बनेगा तो कुछ इनलार्जमेंट होगा। क्या इनलार्जमेंट होगा, थायराइड ग्लैंड का। हाँ, कम बनने से ग्लैंड बड़ा हो जा रहा है, जिसको ग्वाइटर बोलेंगे। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीमेल में बात हो रहा है, कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, अगर उसमें थायराइड की कमी हो गई
प्रेग्नेंट वीमेन में थायराइड की कमी होगी तो जो बेबी होगा वो डिफेक्टिव हो सकता है, जो फॉलिकल्स होंगे बेबी के, ग्रोइंग बेबी जो है वो उसमें ग्रोथ स्टंटेड हो सकता है, कम ग्रोथ, क्रेटिनिज्म जिसको बोलेंगे ये आएगा। क्रेटिनिज्म का मतलब स्टंटेड ग्रोथ। मेंटल रिटार्डेशन, अगर बड़ा होगा तो क्या पता आईक्यू डेवलप ना हो पाए, किसके वजह से इतना सब दिक्कत, किसके वजह से, नमक कम खाने की वजह से ये याद रखना। लो इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू गिर जाएगा, अब नॉर्मल स्किन स्किन हो सके अब नॉर्मल हो, डीफ म्यूटिज्म यानी सुनने की ताकत, बोलने की ताकत भी जा सकती है, किसके वजह से, आयोडीन के कम खाने की वजह से। आयोडीन कम लोगे तो क्या होगा, आयोडीन कम लोगे तो हाइपोथायरिडिज्म वाली कंडीशन आ जाएगी। इस कंडीशन को आने से क्या होगा कि थायराइड हार्मोन है वो कम बनेगा, थायराइड हार्मोन कम बनेगा तो क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा किसका, थायराइड ग्लैंड का, उल्टा है, रिवर्स चल रहा है, कम खाने से ग्लैंड बढ़ जा रहा है, तो आपके ऐसे गले में आपको ऐसे दिखने लगेगा। ओके, फिर क्या होगा, अगर गलती से अगर ये प्रेग्नेंट वीमेन है, ये सब अगर प्रेग्नेंट वीमेन में हो रहा है तो बेबी पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा, जो जो आप सोच सकते हो सब होगा, आईक्यू कम हो जाएगा, बुद्धि चली जाएगी, डिफम्यूटिज्म, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत भी जा सकती है, मेंटल रिटार्डेशन सब। अब इन एडल्ट वीमेन में हाइपोथायराइडिज्म से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो जाएगा, टू बिकम इरेगुलर ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ ये। इसमें क्या बोल रहा है कि अब तो लो वाला तो हम लोग देख लिए, अगर हाई हो गया, हाई कैसे हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर कैंसर हो गया तो कैंसर में क्या होता है, सेल्स अब नॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं, तो थायराइड में जो सेल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, थायराइड सेल्स, फॉलिकल सेल्स, तो T3 T4 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बढ़ाना ही तो है, अभी हम हाइपर का केस देख रहे हैं, बढ़ जाएगा तो होगा क्या कि थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो रेट है सिंथेसिस का, सिक्रीशन का, वो बढ़ जाएगा टू हाई लेवल्स पे, जिसको क्या बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म, उससे भी प्रॉब्लम है बॉडी फिजियोलॉजी को। बेसिकली इस वाले पैराग्राफ में ये दिया है कि अगर हाइपरथायराइडिज्म आपको हो रहा है तो क्यों होगा, थायरोक्सिन या जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन बना रहा है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन बढ़ जाएगा, जिससे बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर यहाँ पे कैंसर वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म यही एक केस में होगा, आयोडीन आप कम खाओगे तो हाइपो हो जाएगा, अगर गलती से कैंसर हो गया ग्लैंड में तो बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे, जहाँ पे 2 सेल्स थे पहले अब 10 सेल आ गए, तो ऑटोमेटिकली हार्मोन बढ़ जाएगा तो हाइपर हो जाएगा, इसीलिए कैंसर यूज किया है। अब आता है एक्ज ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, इंक्रीज। देखो, अगर अगर थायराइड की कमी है तब भी ग्वाइटर होगा, अगर ज्यादा है तब भी आपको ग्वाइटर होगा, ज्यादा वाले को बोलेंगे एक्जोप्थेल्मिक। एक्जोथर्मिक ग्वाइटर कब होगा, जब आप में थायराइड ज्यादा बन रहा है, हाइपर है, जिसमें क्या होगा, इसमें भी थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाएगी, अगर आप में आयोडीन की कमी है, हाइपो है तब भी बढ़ेगा, अगर ज़्यादा सेल्स आ गए, कैंसर हो गया तब भी बढ़ जाएगा, हर हालत में अगर आपका ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ा तो साइज तो बढ़ना ही बढ़ना है। प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल्स, आँख जो है, आई बॉल्स, आँख ऐसे बाहर आ जाती है, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी फास्ट काम करने लग जाती है, गर्मी ज़्यादा लगेगी, अगर बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो चीज़ें जल्दी टूट रही हैं, बन रही हैं, तो वेट लॉस हो जाएगा, जिसको ग्रेप्स डिजीज भी कहते हैं। तो ग्रेप्स डिजीज आपको कब मिलेगा, हाइपर में, हाइपर में आपको ग्रेप्स डिजीज मिलेगा, हाइपर में आपको ग्वाइटर मिलेगा, कौन वाला, एक्जोप्थेल्मिक वाला। थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, पूछेगा कि ना थायराइड का क्या क्या फंक्शन है, पहला दे देगा बेसल मेटाबॉलिक रेट, दूसरा क्या दे देगा, दूसरा आयोडीन वाला दे देगा। These hormones also support the process of RBC formation। RBC फॉर्मेशन कौन करवाता है, थायराइड भी उसका हेल्प है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्ब, प्रोटीन और फैट, इसका जो ब्रेकडाउन होता है मेटाबॉलिज्म, इसमें भी थायराइड का हेल्प है। एक ग्लैंड कितने काम कर रहा है,
मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई थायराइड हॉर्मोन्स। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का अगर बैलेंस है, किडनी बेसिकली बैलेंस करता है, तो वहां पे भी इसका रोल है। प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, जो रेगुलेट करता है ब्लड का कैल्शियम लेवल। तो थायराइड ग्लैंड T3 T4 तो सिक्रीट करता ही है, लेकिन एक थायरोकैल्सिटोनिन TCT भी सिक्रीट करता है। और ये पूछेगा कि TCT क्या है? प्रोटीन हार्मोन है, क्या कंट्रोल करता है? ब्लड का कैल्शियम लेवल। देखो ऐसे याद करो, थायरोकैल्सिटोनिन, तो ये कैल्शियम में एल है ना, ये लो करेगा बेसिकली, एल फॉर लो। क्या लो करेगा हम आगे देखेंगे पैराथायराइड में। तो अब आपको क्या पूछेगा, ये वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन आएगा, फटफट हर लाइन से क्वेश्चन आएगा बेसिकली। बोलेगा थायराइड ग्लैंड का क्या क्या रोल है। पहला देगा बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो वाला। फिर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का मेटाबॉलिज्म दूसरा। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तीसरा। चौथा दे देगा कि एक प्रोटीन हार्मोन है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, इसको भी सिक्रीट करता है। आरबीसी फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोएसिस यूज करेगा वर्ड, इरिथ्रोपोएसिस करता है कि नहीं ये भी दे देगा। हर एक लाइन से क्वेश्चन है, तो सब इम्पोर्टेंट है ऐसे, इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास ऑप्शन है ऐसे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, TCT, बट कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपना अकॉर्डिंग कर लो। अब पैराथायरॉइड, थायराइड जो करेगा एक काउंटर करने के लिए भी ग्लैंड है, और ये ग्लैंड है कहाँ? पीछे पीछे वाले साइड पे, ये जो चार दिख रहे हैं, 2 3 4 पैराथायरॉइड। आगे डॉर्सल वाले पार्ट पे ये थायराइड ग्लैंड है, डॉर्सल वाले पार्ट पे। और इसके पीछे देखोगे तो पैराथायरॉइड है। ह्यूमंस में 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड, अभी देखें चार लाल लाल ऐसे ऐसे दिखा है। बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड 1 पेयर ईच इन 2 लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। लोब मतलब आप समझ रहे हो ना, ये एक लोब है, 2 लोब है, ऐसे एक इस्थमस से कनेक्टेड है, अभी हम लोगों ने पढ़ा पथ पथ। इसके पीछे हर एक लोब में 2 है, ये पीछे का बना रहा हूँ, इसके पीछे। अभी फोटो से तो ये वाली लाइन आपको फिगर से क्लियर हो जाएगी, 1 पेयर इन ईच 2 लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। द पैराथायराइड ग्लैंड secrete of peptide hormone, पेप्टाइड कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड हार्मोन। ग्लैंड है तो PTH, पैराथायराइड हार्मोन। और अब ये कैल्शियम पे बात आ गया। द सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस। देखो अब फिर से आप पकड़ो, थायराइड जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बेसिकली आयोडीन का ज्यादा रोल था ही। बाद में पता चला कि एक TCT हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल भी मेंटेन करता है। लेकिन थायराइड सुनते ही आपको आयोडीन याद आएगा, आपको ग्वाइटर याद आएगा इसका। तो पैराथायराइड सुनते ही आपको कैल्शियम याद आना चाहिए ऐसे ही, कि अच्छा कैल्शियम से रिलेटेड कुछ होगा। पैराथायराइड हार्मोन PTH। तो PTH क्या करता है? तो PTH तो उल्टा होता है किसका? कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन में L है, एल एल से आप याद रखो, L से लोअर। तो कैल्सिटोनिन क्या लोअर करेगा? C से कैल्शियम। तो कैल्शियम को कैल्सिटोनिन लोअर करेगा, तो इंक्रीज कौन करेगा? PTH करेगा। PTH इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। याद आ गया? कैल्सिटोनिन और PTH एक दूसरे के अपोजिट है। PTH, parathyroid hormone, acts on bones and stimulate the process of bone resorption। देखो एक बात पकड़ो, कैल्शियम लेवल कहाँ इंक्रीज हो रहा है? ब्लड में। ये पहले देखो, ब्लड में आप कैल्शियम ला रहे हो, तो आप कैल्शियम कहाँ से लाओगे ब्लड में? या तो एक जो फूड इनटेक करते हो उसमें आप कैल्शियम का सोर्स बढ़ा दो, ब्लड में आ जाएगा। और ये तो नॉर्मल प्रोसेस है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना। एक और तरीका है, जो बोन्स होती हैं वो भी कैल्शियम की बनी होती हैं। ब्लड में आपको कैल्शियम बढ़ाना है तो आप बोन्स से कैल्शियम छीन के ब्लड में डाल दो, तो इससे तो बॉडी को हार्मफुल है ना। एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन। बोन्स के बोन से डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन मतलब कोई मिनरल है जिसको बोन से निकाला जा रहा है। कौन सा मिनरल? कैल्शियम। कैल्शियम जो है उसको बोन से निकाला जा रहा है, इसीलिए बोला है डिसोल्यूशन, यानी वापस डिजोल्व किया जा रहा है। डीमिनरलाइजेशन यानी वापस बोन्स में से कुछ है जिसमें से डीमिनरलाइज किया जा रहा है ब्लड में। PTH also stimulates reabsorption of calcium by the renal tubules।
किडनी में जाता है ये हार्मोन, किडनी से भी कैल्शियम खींच के लाता है, बोन्स में जाता है, बोन्स में से कैल्शियम खींच के लाता है, एंड इंक्रीजेज कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड से, डाइजेस्टेड फूड यानी इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से भी कैल्शियम खींच के लाएगा। कहाँ लाएगा? ब्लड में। It is thus clear that PTH is a hypercalcemic hormone. It increases the blood calcium level. Along with TCT, it plays a significant role in calcium balance. PTH ब्लड में, कहाँ ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा, कैल्सिटोनिन इसको रेगुलेट करेगा, अगर बढ़ रहा है तो ब्लड से कैल्शियम निकलवाएगा, तो निकलवा के कहाँ भेजेगा? बोन्स में भेजेगा, वापस किडनी में भेजेगा। तो पैराथायराइड ग्लैंड का ये रोल है। नेक्स्ट ग्लैंड थाइमस। थाइमस ग्लैंड इज a lobular structure located between lungs behind sternum on ventral side of aorta। ये देखो, ये है थाइमस। थाइमस का लोकेशन देख लो, ये ट्रैकिया है, इसके ऊपर थायराइड और पैराथायराइड है, और ये जो नीचे ये आ रहा है, अब ये लेफ्ट और राइट लंग्स में से डिवाइड होगा, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, तो यहाँ पे है थाइमस। पोजीशन आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ गया? थाइमस ग्लैंड इज द लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स, आ गया ना लंग्स, ऐसे हो गया लंग्स। यहाँ पे थायराइड पैराथायराइड था, थायराइड पैराथायराइड, यहाँ पे आपका आएगा थाइमस, क्या है? बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी हड्डी होती है? ये वाली हड्डी, स्टर्नम ये होती है, यहीं से आपका रिबकेज निकला रहता है। ओके, तो स्टर्न रिबकेज ही लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, तो स्टर्नम के जस्ट पीछे यही वाला हिस्सा आएगा। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा, ऑर्टा मतलब ऑर्टा जो पाइप जाती है हार्ट में, उसके आगे है, यानी ये स्टर्नम, स्टर्नम आप हार्ट को टच, मतलब आपने चेस्ट को टच करोगे तो स्टर्नम फील होगा बीच में, उसके पीछे है ये। और स्टर्नम के पीछे क्या है? थाइमस है। थाइमस के पीछे और चल जाएगा तो ऑर्टा मिलेगा, ये ऑर्टा हार्ट में लेके जाएगा ब्लड। तो लोकेशन पूछेगा, लोकेशन में ये वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा पूछता है, बिटवीन लंग्स पूछता है, बिहाइंड स्टर्नम, तीन पार्ट पूछेगा, बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा। द थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑफ कोर्स इम्यूनिटी को ये हेल्प करता है। दिस ग्लैंड, इम्यूनिटी को और भी कोई हेल्प कर रहा था, इम्यूडिन को आयोडीन वाला ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, वो भी कर रहा था, यहाँ पे लिखा है देखो। हाँ हाँ हाँ, क्रिटिजनम, मेंटल रिटार्डेशन, और अभी तो पढ़ा है इम्यूनिटी को थायराइड, सॉरी थायराइड नहीं कर रहा था, यहाँ पे था पीनियल में, डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा था, थायराइड भी करेगा ऑफ कोर्स। अब आपका मेंटल आईक्यू, अब नॉर्मल स्किन डीप म्यूटेशन, तो ये भी करेगा, कहीं ना कहीं सभी करेंगे, लेकिन पीनियल ग्लैंड में आपका मेंशन है कि डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बेसिकली, डिफेंस कैपेबिलिटी इम्यूनिटी है। थाइमस में तो क्लियरली लिखा है इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगा, तो पहले ये याद रखना। दिस ग्लैंड सिक्रीट्स द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। थाइमोसिन्स, थाइमोसिन कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड है। पेप्टाइड और भी कौन है? पेप्टाइड पैराथायराइड हार्मोन भी है, कैल्सिटोनिन भी पेप्टाइड ही है, T3 और T4 वो भी पेप्टाइड ही हार्मोन है। आई डोंट थिंक यहाँ पे लिखा है। ओके, अभी हम एक पे आते हैं। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को ये बनाने में हेल्प करता है, जो कि सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है, और टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएशन मैचुरेशन में कौन सा हार्मोन आता है? थाइमोसिन हार्मोन। In addition, thymosin also promote production of antibodies to provide humoral immunity। ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी ये प्रोवाइड करेगा, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में आएगा क्लास 12। ह्यूमोरल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो है, बेसिकली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ये बढ़ाता है। अब होता क्या है, ओल्ड एज में थाइमस डीजेनरेट होता है ओल्ड इंडिविजुअल में, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्शन घटता है थाइमोसिन का। अब थाइमोसिन का प्रोडक्शन घटेगा तो ये जितना भी यूज हो रहा था कि टी लिम्फोसाइट को बनाएगा, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवाता है, ये सब घट जाएगा।
तो ओल्ड पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो जाता है। ये कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, आएगा, पूछेगा आपसे। ओल्ड इंडिविजुअल का प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन घट जाएगा, जिससे क्या होगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी अब उतना प्रिपेयर नहीं होगा और टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा। टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा, दो चीज कम हो जाएगा, तो इम्यूनिटी अपने आप घट जाएगी। एक एक आप लोकेशन याद रखो, एक आप इसका इम्यूनिटी वाला याद रखो कि दो काम ये करता है। अब हम आएंगे सबसे बड़े वाले ग्लैंड, फिलहाल तो एड्रेनल ग्लैंड। Our body has a one pair of adrenal gland, one above of each kidney. Okay, हम लोग देखते हैं, gland is composed of two types of tissue. Centrally located tissue is called adrenal medulla outside cortex. तो बेसिकली ये जो एड्रेनल ग्लैंड है, इसका मैंने बताया ना दो हिस्सा। देखो आप याद करो, ओसी, ओसी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ओ से आउटर और सी से कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स हमेशा आउटर पार्ट पे होगा, तो इनर पे क्या होगा, इनर वाले पार्ट को मेडुला बोलेंगे। किडनी में भी आप लोगों ने देखा होगा, आउटर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, इनर वाले पार्ट को मेडुला। और द ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। सेंटर में क्या है, यानी बीच में मेडुला है, एड्रेनल मेडुला, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड का बात हो रहा है। बाहर कॉर्टेक्स लाई कर रहा है। अब क्या है, और ये देखो, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाई एड्रेनल कॉर्टेक्स, यानी आउटर वाला। अगर जो आउटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर इसका हार्मोन कम बना, जो ये हार्मोन बनाता है, अगर वो कौन सा हार्मोन बनाता है हम देखेंगे, अगर वो कम बना है ना, तो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, जो कार्बोहाइड्रेट टूटता है आपकी बॉडी में, वो नहीं टूटेगा। जिससे क्या होगा, वीकनेस होगा, फैटिग होगा, थकान होगा। और इस बीमारी को एडिसन्स डिजीज कहते हैं। आप याद कर लो, ये पूछा है और पूछेगा, ये पूछ चुका है। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, तो एडिसन्स डिजीज पहले आउटर वाले पार्ट से रिलेटेड है, आउटर यानी कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। और ये ए फॉर एडिसन, ए फॉर एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड की ये बीमारी है, एडिसन्स डिजीज। और ये आउटर कॉर्टेक्स में होता है। अगर जो कॉर्टेक्स जो हार्मोन बनाता है, अगर वो घट जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होगा अच्छे से, तो बॉडी थकी हुई रहेगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज, फैटिग होगा, वीकनेस होगा, तो प्रॉब्लम तो होगा बॉडी को। अभी हॉर्मोन्स कौन से हैं हम देखेंगे। एड्रेनल, कॉर्टेक्स और मेडुला कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं। कॉर्टेक्स जो हार्मोन बनाएगा ना, वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। इसीलिए अगर बाहर वाला हार्मोन खराब होता है, तो कार्बोहाइड्रेट पे असर पड़ता है। देखो आ गया ना। द एड्रेनल मेडुला secretes two hormones called एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये एड्रेनल, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है, ओ सी, आउटर वाला पार्ट, आउटर वाला पार्ट का बात हो रहा है। ये दो हार्मोन बनाएगा, एक एड्रेनलिन और एक नॉर एड्रेनलिन, ऑफ कोर्स अपोजिट। अब एड्रेनलिन को क्या कहते हैं, इपिनेफ्रिन। अलग नाम है, सेम नाम है, फंक्शन मतलब एक ही चीज है, उसको नेमिंग बस है, नॉर इपिनेफ्रिन। अब ये क्या करेगा, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटाकोलामाइन। जो दोनों हार्मोन को एक साथ बोलेंगे कैटाकोलमाइन। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये जो कॉर्टेक्स है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, या तो आप एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन बोल दो, या तो आप इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन बोल दो, या आप एक ही साथ बोल दो कि ये कैटाकोलमाइन हार्मोन सिक्रीट करता है। मतलब कैटेकोलमाइन में दो हार्मोन आएंगे, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर रैपिडली सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। देखो इसका एग्जांपल दिया जाता है कि आप जा रहे हो और शेर आ गया, तो पहले तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी, क्योंकि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड। वो एड्रेनल ग्लैंड तुरंत, एड्रेनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है वो तुरंत हार्मोन सिक्रीट करेगा। कौन से हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ये क्या करेंगे, ये आपको स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज हो जाते हैं। जैसे आप शेर को देखोगे, तो डर के मारे ये सब ग्लैंड सिक्रीट होगा,
और ये सब ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होगा ऑफ कोर्स। तो इसीलिए बोल रहा है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड, इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी हार्मोन। बेसिकली जब हमको डर लगता है, जब हमको स्ट्रेस होता है, एग्जाम्स में भी ये सीक्रेट होने लगते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं असेंबली में। तो ये भी सब होता है। हॉर्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, या तो आप लड़ाई करो या तो आप भाग जाओ, दो ही चीज कर सकते हो ना। शेर आएगा तो आप लड़ोगे, नहीं तो निकलोगे। These hormones increase alertness, pupillary dilation, piloerection, goosebumps, sweating. Both the hormones increase the heartbeat, strength of heart contraction, rate of respiration. बेसिकली ये बोला है कि अगर आप कुछ ऐसा देख लो जो आप नहीं देखना चाहते हो, जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस में आपको पहले तो आपकी जो पाइलो इरेक्शन, गूजबम्स आएंगे, प्यूपिलरी, आंख एकदम फटी की फटी रह जाएगी, पसीने छूटने लगते हैं शेर को देख के, और हार्ट बीट तो बढ़ती ही है। तो ये कॉमन सेंस है। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ता है, ब्लड फास्टली पंप होता है। ब्लड पंप होगा ना फास्टली, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रिस्पायरेशन का रेट बढ़ेगा तो भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी जो कैटाकोलमाइन है, कैटाकोलमाइन दो हार्मोन है, कौन से? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। कई लोग इसको सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक याद करते हैं, गलत है, कन्फ्यूजन होता है बेसिकली। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, तो इसी को कैटाकोलमाइन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है, रिजल्टिंग इन increase concentration of glucose in blood. In addition, they also stimulate breakdown of lipid protein. अब देखो क्या बोला जा रहा है, ये जो बीमारी थी एडिसन्स डिजीज, अगर ये बीमारी होती थी तो कार्बोहाइड्रेट की बॉडी में कमी होती थी, होता है ना, मेटाबॉलिज्म एक्यूट वीकनेस, कार्बोहाइड्रेट पे इफेक्ट पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्टेक्स है, जो हार्मोन सिक्रीट करता है कैटाकोलमाइन, जिसके अंदर एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन आते हैं, ये तीन चीज़ों पे काम करते हैं, लिपिड पे, फैट्स पे और कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट में क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन होता है, वो ग्लूकोज में टूटता है, तो ग्लूकोज में टूटने के लिए यही हार्मोन आता है कैटाकोलमाइन। अगर बीमारी हो गई तो ये नहीं आएगा ना कैटाकोलमाइन, तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ग्लूकोज तो एनर्जी देता है हमको, ऐसे याद रखो। कैटाकोलमाइन ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन है स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब ग्लाइकोजन स्टोर्ड है लीवर में, अब उस पर कैटाकोलमाइन आएगा, कैटाकोलमाइन आके उसको तोड़ेगा, तो ग्लूकोज बन जाएगा बॉडी में, बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। जब स्ट्रेस होता है, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन होती है, तो ये हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकोज जल्दी जल्दी टूटने लग जाता है, जल्दी जल्दी टूटने लग जाता है। और क्या होता है, प्यूपिलरी डायलेशन होता है, अलर्टनेस बन जाती है, गूजबम्स आ जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। पसीने क्यों छूटते हैं? स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग होने का एक कारण है कि बॉडी को कूलनेस प्रोवाइड करना। पसीना आता है तो पसीना कब आएगा? जब शरीर में गर्मी पैदा होगी। गर्मी कैसे पैदा होगी? जब ये ग्लूकोज टूटेगा, रिस्पायरेशन का रेट बढ़ेगा। तो सब आपस में इंटर रिलेटेड है। द एड्रेनल कॉर्टेक्स, या भी कॉर्टेक्स में है, ओ सी आउटर वाले पार्ट में ही अभी तीन लेयर में डिवाइडेड है। देखो, जी एफ आर याद कर लो, सबके बाहर जोना लगा दो, जोना जोना जोना। जी एफ आर कॉर्टेक्स तीन लेयर में डिवाइडेड है। जी एफ आर, जी फॉर ग्लोमेरुलस, सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर। एफ फॉर फेसिकुलेटा, बीच वाली लेयर। रेटिकुलरिस, अंदर वाली लेयर। तो ये याद रखना, आउटर टू इनर। आउटर टू इनर कौन सा हार्मोन है, और हार्मोन बोल रहा है, सॉरी, कौन सी लेयर है? जी एफ आर, ग्लोमेरुलसा, फेस्टिकुलेटा और रेटिकुलरिस। The adrenal cortex secrete many hormones commonly called as corticoids. कॉर्टेक्स पे ही अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं। कॉर्टेक्स जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसको कॉर्टिकॉइड्स बोलेंगे। आप नोट्स में देखना, फ्लो चार्ट बना होगा ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो हम लाइंस समझा रहे हैं। कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन, अगर कोई भी कॉर्टिकॉइड्स है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और कॉर्टिसोल जो है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। तो, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक टाइप है कॉर्टिसोल, ये मेन है हमारी बॉडी में, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। जैसे देखो फिर से, एड्रेनल कॉर्टेक्स सेक्रेट मेनी हॉर्मोन्स,
जिसको कॉर्टिकॉइड्स बोलेंगे। बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको कॉर्टिकॉइड, कोई एक कॉर्टिसोल नाम का है, कहाँ गया, ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। कॉर्टिकॉइड जो बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। देखो मिनरल, मिनरल में क्या आ जाएगा, मिनरल में आपका NaCl, तो NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को मेंटेन करेगा उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड क्या नाम पड़ा, कहाँ से, क्योंकि कॉर्टेक्स में बहुत सारे हार्मोन है, उसको कॉर्टिकॉइड बोला जा रहा है। C फॉर कॉर्टेक्स, C फॉर कॉर्टिकॉइड। तो कॉर्टिकॉइड का हार्मोन आते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कॉर्टेक्स वाला हार्मोन है। फिर आपको पता चल जाएगा कि तीन तीन लेयर में डिवाइडेड है, ग्लोमेरुलुसा, फेस्कुलेटा, रेटिकुलरिस। जैसे अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपको मिला और मिनरेलो मिला, तो बॉडी में बताया कि ग्लूको में कॉर्टिसोल मेन है, तो मिनरेलो में भी कोई मेन है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। ओके, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में दिया है, फिर एल्डोस्टेरोन के बारे में दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फिर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड यहाँ से। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, बेसिकली जेनेसिस, लाइसिस, लाइसिस, तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा। ग्लूकोकॉर्टिकाइड ग्लूकोज बढ़ाएगा, लिपिड बढ़ाएगा, प्रोटीन बढ़ाएगा। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शंस, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन और सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट करेगा आरबीसी प्रोडक्शन। ये आप रट लो, याद कर लो, समझ के कर लो, यहाँ से पूछेगा, ये पैराग्राफ ही मेन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बढ़ाएगा ब्लड में, लिपोलिसिस करके लिपिड भी बढ़ा देगा ब्लड में, प्रोटियोलिसिस करके प्रोटीन भी तोड़ देगा। फिर क्या लिखा है, इनहिबिट करेगा सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, सेल्स को अमीनो एसिड को यूटिलाइज नहीं करने देगा। सोचने वाली बात है, सेल जो है अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन और सेलुलर अपटेक नहीं कर पाएगा, जबकि प्रोटियोलिसिस हो रहा है। अब कॉर्टिसोल मेंटेन करेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। किडनी, किडनी को भी मेंटेन करेगा कौन, कॉर्टिसोल। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट वाले पार्ट को कॉर्टिसोल मेंटेन करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स को दबाएगा। जब कहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो इम्यून रिस्पॉन्स को दबाना पड़ता है, तो कॉर्टिसोइल बढ़ा दो। कॉर्टिसोइल स्टिमुलेट करेगा आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी को भी तोड़ेगा, तोड़ेगा सॉरी आरबीसी को बनवाएगा। तोड़ेगा किसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस। रोकेगा किसका, अमीनो एसिड के अपटेक को रोकेगा। दो बार सुन लो इस पार्ट को। कॉर्टिसोल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किडनी को पे भी जाएगा, हर जगह है। कॉर्टिसोल एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन को भी प्रोड्यूस करवाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। अब एल्डोस्टेरोन ये कहाँ काम करेगा, रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल यानी किडनी। वो वासोप्रेसिन याद है, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सीक्रेट करता था, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन। ये ADH बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वासोप्रेसिन DCT से यूरिन के लिए पानी अब्जॉर्ब करवाता था यूरिन से। ये वही है, रेनल ट्यूब्यूल किडनी पे काम करेगा और सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, और जो हार्मफुल है पोटेशियम और फॉस्फेट है इसको बाहर भेजेगा। मिनरल वाले पार्ट को एल्डोस्टेरोन करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। एल्डोस्टेरोन मेंटेन करेगा इलेक्ट्रोलाइट को, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, सब कहाँ से मेंटेन होगा, किडनी पे काम करके। छोटा अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर आल्सो सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स which play a role in the growth of axial hair, pubic hair, facial hair during puberty. प्यूबर्टी में जो हेयर होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के वजह से होते हैं, जैसा कि आपको अब तक पता होगा। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड से, एड्रेनल ग्लैंड का जो आउटर वाला लेयर है, ऐसे याद करो, उसमें भी एक हार्मोन है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड या एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, याद कर लो। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, जो हेयर्स का डेवलपमेंट करवाएगा, हेयर 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 हेयर।
हेयर के ग्रोथ में भी हेयर 3 टाइप, एक्जियल, प्यूबिक, फेशियल। आई होप इसको आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, कितना ही समझा दें। नोट्स को मल्टीपल बार पढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आ चुका है हर एक लाइन से। अब हम आएंगे पैंक्रियाज पे। पैंक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड, कंपोजिट मतलब डक्टलेस भी है और डक्ट वाला भी है, मिक्सचर है विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। द एंडोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस वाला पार्ट, डक्टलेस वाले में आपको मिलेगा आइलेट्स, islets of Langerhans. There are about 1 to 2 million islet of Langerhans in a normal human pancreas. ये भी पूछ चुका है कि आइलेट ऑफ लैंगरहंस कहाँ मिलता है, एंडोक्राइन में कि एक्सोक्राइन में, तो एंडोक्राइन में। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस 1 to 2 मिलियन होते हैं हर एक पैंक्रियाज में। ह्यूमन के पास एक ही पैंक्रियाज है, जो कि पैंक्रियाटिक टिश्यू का बस 1 से 2% ही है। दो मेन टाइप है सेल्स का आइलेट ऑफ लैंगरहंस में, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करेगा, ग्लूकागन, और बीटा सेल्स इंसुलिन। ये दोनों आपस में अपोजिट काम करेंगे ऑफ कोर्स। अल्फा और बीटा कौन सीक्रेट करेगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, जो कि कितना मिलियन है, 1 to 2 मिलियन है, और 1 to 2% है किसका, पैंक्रियाज का, पैंक्रियाटिक टिश्यू का। तो नंबर तो सेम है, 1 to 2, 1 to 2, 1 मिलियन है, 1% है। देखो अल्फा याद करना ग्लूकागन और बीटा इंसुलिन। अब आएगा ग्लूकागन, अल्फा वाला पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल करेगा मेंटेनिंग इन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल। कहाँ काम करेगा, लीवर सेल्स पे, जिसको हेपेटोसाइट बोलते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस है, और यहाँ पे कहाँ गया ग्लाइको, कहाँ गया ग्लाइको, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है, स्टोर्ड फूड है हमारा, एक्स्ट्रा फूड ग्लाइकोजन में स्टोर स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज फॉर्म होगा, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा तो हाइपर ग्लाइसीमिया कर देगा। देखो लीवर में जाएगा, लीवर में से ग्लाइकोजन निकालेगा, तोड़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देगा, कौन, ग्लूकागन। अब कम करने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा। ग्लूकागन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। देखो ब्लड है तो ब्लड में आपको ग्लूकोज बढ़ाना है, तो लॉजिकली सोचो ग्लूकोज कहाँ से आया, एक लीवर से आएगा। लीवर में क्योंकि लीवर में ग्लाइकोजन है, जाएगा ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बढ़ा देगा। अब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा ना, तो सेल्स एनर्जी के लिए ग्लूकोज लेने लगेंगे, तो सेल्स को मना कर देगा, नहीं लेना है भाई, हमको ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए। तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, रिड्यूस कर देगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, सेल को नहीं लेने देगा, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ा रहा है। अब इसको कम करने के लिए एक हार्मोन आएगा इंसुलिन। इंसुलिन कौन सा है, ये भी पेप्टाइड ही हार्मोन है प्रोटीन का, जो कि ग्लूकोज होम्योस्टेसिस यानी इक्विलिब्रियम, ग्लूकोज का जो इक्विलिब्रियम है, मतलब ब्लड में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा ना ग्लूकोज का। 50 ml है तो 50 ml ग्लूकोज ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ग्लूकागन आएगा वो 50 से 100 ml कर देगा, तो 100 ml को वापस 50 ml लाने के लिए भी इंसुलिन आएगा। इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट, ये भी कहाँ पहुंच गया, लीवर पे पहुंच गया, एडिपोसाइट फैट सेल पे पहुंच गया। इनहेंस कर देगा सेलुलर सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, जस्ट उसके उल्टा कर देगा। ग्लाइकोजन, सॉरी, ग्लूकागन ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनवाता था, ये वापस जाएगा और वहां पे बोल देगा सेल्स को कि आप ग्लूकोज लो। वही कर सकता है ना, और क्या कर सकता है। रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज होगा ब्लड से हेपेटोसाइट, यानी ब्लड से ग्लूकोज कहाँ जाएगा, वापस लीवर में जाएगा। हेपेटोसाइट यानी लीवर, लीवर के साथ साथ फैट में भी भेज देगा लो, जिससे क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन और क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तभी तो लीवर लीवर में स्टोर होगा। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस किसको बोलते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, जेनेसिस है। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस हो रहा है किसी चीज का, ऐसे पकड़ो, जेनेसिस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन।
लाइसिस है यानी टूट टूट रहा है। अब ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज सबसे ज़्यादा है, तो बोल देगा कि सेल को आप ग्लूकोज को लो, लीवर और फैट सेल्स को भेज देगा, बचेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ब्लड से निकाल लेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज थस मेंटेन्ड जॉइंटली बाय द टू, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागन क्वेश्चन आती है। अब ग्लूकोज को सोचना, ग्लूकोज को एक बढ़ाएगा एक घटाएगा। बढ़ाएगा कौन? ग्लूका, जिसके नाम ही में है ग्लूकोजन ग्लूकाजन। इंसुलिन कम करेगा मतलब मेंटेन करेगा। प्रोलोंग्ड हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का अगर बहुत लंबे समय तक अमाउंट बढ़ा ही रह गया, लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। अगर ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ा रह गया तो वो यूरिन से बाहर आने लगेगा। सोचने वाली बात है। क्यों भाई? यूरिन जो है उसमें क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट आता है। ब्लड को नहीं है, अब ग्लूकोज की जरूरत नहीं है उतना, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस है, तो यूरिन कहेगा कि हम बाहर निकाल देते हैं, जिससे लॉस ऑफ ग्लूकोज होगा थ्रू यूरिन। और क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इंसुलिन थेरेपी। बेसिकली ये बोल रहा है कि ग्लूकोज अगर ब्लड में बढ़ा और इंसुलिन अगर आके उसको कम नहीं किया तो बॉडी इसको एक्सक्रीट करेगा। अब ग्लूकोज एनर्जी वाला है, हम उसको खाते हैं ताकि बॉडी यूज करे, ये वेस्ट हो रहा है। और इसको प्रोसेस को डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इंस्पिडस में क्या था? डायबिटीज इंस्पिडस में वाटर लॉस को रोकना था, डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज को रोकना है। और थ्रू यूरिन और कीटोन बॉडीज में ही बनने लगेंगे। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन से थेरेपी दी जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बड़ा हो जाता होता है, तो इंसुलिन को नेचुरली कम करना चाहिए आके, लेकिन इंसुलिन नहीं कम कर पाता है, तो हम इंसुलिन की थेरेपी देके उसको कम करवाते हैं। आप ऐसे रफ पे लिख के इसको समझने वाली चीज़ है। सो टेस्टिस, अगर आपको टेस्टिस और ओवरी इस चैप्टर में नहीं समझ में आया तो पैनिक तो करना मत, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये इतने अच्छे से समझ में आएगा कि फिर तो आपको भूलना ही नहीं है। मतलब ये चैप्टर ही इस पे है। अभी तो इंट्रो के लिए दिया है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल्स। फिगर है 19.1। कहाँ गया? ये रहा टेस्टिस मेल में, ये आउटसाइड एब्डोमेन यानी एब्डोमेन का हिस्सा तो यहीं तक है। तो शायद आपको पता होगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम की टेम्परेचर चाहिए इस फॉर्म को फॉर्म होने के लिए, इसीलिए नेचर ने इसको एक बाहर एक थैले में बना के नीचे भेज दिया। कुछ रीजन्स होते हैं, वही दिया है कि आउटसाइड एब्डोमेन आपके पेट वाले हिस्से में नहीं है टेस्टिस, वो एक स्क्रोटल सैक से थ्रू बाहर है। टेस्टिस परफॉर्म्स डुअल फंक्शन, दो फंक्शन है। पहला कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दूसरा कि ग्लैंड भी है। सेक्स ऑर्गन तो है ही, सेक्स ऑर्गन कौन सा? प्राइमरी वाला। और दूसरा है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? वही टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। टेस्टिस इज composed of seminiferous tubules of course and stromal और interstitial tissue। क्लास 12 का वेट कर लो थोड़ा दिन। द लीडिक सेल्स और interstitial cells which are present in the intertubular spaces produce a group of hormones called androgen, mainly testosterone। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें इस फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ऐसे करके होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और जो स्ट्रोमल है या इंटरस्टिशियल टिश्यू है, इस ये भी टेस्टिस का बना होता है। टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियल सेल आपको मिलेंगे टिश्यू। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, ये स्ट्रोमल इंटरस्टिशियल टिश्यू, टिश्यू के अंदर यही इंटरस्टिशियल सेल सब एक ही है। लीडिंग सेल जो कि इंटरट्यूब्यूलर स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं, वो एंड्रोजन बनाएंगे जो टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। Androgen regulate the development, maturation and function of the male accessory sex organ like epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, urethra। ठीक है। एंड्रोजन, एंड्रोजन किसको रेगुलेट करेगा? मेल के एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जो कि बेसिकली गैमेट को बाहर ले जाएंगे। इपिडिडाइमिस से जाएगा वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा। टेस्टिस को छोड़ के जितने भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है सब एक्सेसरी है, सब उसके हेल्प करने के लिए।
तो मैचुरेशन में, डेवलपमेंट में वो एंड्रोजन ही कराता है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस। एंड्रोजन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म formation of spermatozoa. Okay, androgen act on the central neural system and influence the male sexual behavior, libido. ये CNS पे काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगा और इन्फ्लुएंस करेगा कि मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है। These hormones produce anabolic effect on protein and carbohydrate metabolism। जो हॉर्मोन्स है एनाबोलिक यानी बनाते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करने में मदद करते हैं। याद रखना, ये वाला लाइन याद करना। दीज हॉर्मोन्स, कौन से हॉर्मोन्स? एंड्रोजन की बात हो रही है। एनाबोलिक इफेक्ट है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। बाकी तो ये आपको आगे पता चल जाएगा। ओवरी, फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। देखो फीमेल्स का जो ओवरी होता है वो एब्डोमेन में होता है, टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में नहीं होता है, वो आउट ऑफ एब्डोमेन होता है। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, जो एक ओवम प्रोड्यूस करता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर हर 28 दिन पे एक ओवम। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। पहली बार जाके, पहली बार नहीं दूसरी बार स्टेरॉइड हार्मोन आया, नहीं तो अब तक तो पेप्टाइड ही चल रहा है। पहली बार कहाँ आया था? जो एड्रेनल ग्लैंड है वहां पे। कहाँ है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, स्टेरॉइड एंड्रोजेनिक पहली बार यहाँ पे आया था, जो कि हेयर ग्रो कराता है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड में। दूसरी बार आया है ओवरी में, कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमा, ठीक है। ईस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, फॉलिकल्स जो ग्रो करते हैं वो ईस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं। ओवुलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कवर्ड हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। डायग्राम देखोगे तो और अच्छे से आएगा, जो कि आपको 12th में मिलेगा, जो कि प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। तो जो ईस्ट्रोजन है वो कौन सीक्रेट करेगा? ओवेरियन फॉलिकल, जो कि ग्रो कर रहे हैं। और ओवेरियन फॉलिकल ग्रो करेंगे, ओवा बाहर आएगा जाएगा, तो जो फॉलिकल होगा वो डीजेनरेट कर जाएगा, जो फिर बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? Estrogen produce wide-ranging actions such as stimulation of growth and activity of female secondary sex organ। जो टेस्टोस्टेरोन करता है फीमेल में वो एस्ट्रोजन करेगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, हाई पिच ऑफ वॉइस, मेल में लो होती है, फीमेल में हाई। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। मेल में एंड्रोजन, मेल में एंड्रोजन सेक्सुअल बिहेवियर, ईस्ट्रोजन फीमेल में। प्रोजेस्टेरॉन के लिए प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन मेमोरी ग्लैंड पे भी एक्ट करेगा, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तभी मेमोरी ग्लैंड की जरूरत पड़ता है, जिसमें मिल्क एल्वियोली फॉर्म होंगे, नए नए सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रेशन। समझ लो, आगे तो मिलेगा ही। हॉर्मोन्स के बारे में आ गए, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। हार्ट, देखो मेन वाले हार्मोन हो गए, अब मेन जो 8 थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा है, हार्ट, किडनी और जीआई ट्रैक्ट भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे ये वाला लाइन था। In addition to these, some of other organ, GI tract, liver, kidney, heart also produce hormones। ये ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन बॉडी जो था ये था 8। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रेनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी तक खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा है, जीआई ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब वो देख लें हम, वो भी तो जरूरी है। Now you know about the endocrine glands and their hormones. Okay. However, as mentioned earlier, अभी दिखाया, hormones are also secreted by some tissue which are not endocrine gland। ग्लैंड नहीं है बट स्टिल हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। जैसे कि जो हार्ट का एट्रिया वाला वॉल है, वो एक इम्पोर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करेगा, ANF।
ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि ब्लड प्रेशर को घटाएगा। देखो ब्लड प्रेशर, हार्ट हार्ट और ब्लड आपस में इंटर रिलेटेड है। तो हार्ट के पास एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को घटाएगा। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा लेट से, तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा ना, हार्ट में ब्लड ज़्यादा तेजी से आ रहा है, हार्ट ज़्यादा तेज से पंप कर रहा है, तो हार्ट डैमेज हो सकता है। तो नेचर ने क्या किया कि खुद का हार्मोन दे दिया ANF, बोला कि आप लो, आप ब्लड प्रेशर घटा देना जब आपका जरूरत पड़े। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ANF सीक्रेट होगा, जिससे कि ब्लड वेसल डाइलेट हो जाएगा। पहले इतना था, अब ब्लड वेसल मोटा हो गया तो प्रेशर अपने आप घट गया, पानी का फ्लो मोटे वाले पाइप से कम होगा इन कंपेरिजन ऑफ पतले वाले, जिससे कि ब्लड प्रेशर घट गया। भगवान ने ऐसा बनाया क्यों? क्योंकि उसको जरूरत है उस सारा ब्लड पंपिंग वाला काम प्रेशर से रिलेटेड बॉडी में ब्लड का, वो हार्ट ही करता है। तो हार्ट के पास खुद का एक रहना चाहिए ना, जिससे वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सके घटा सके। तो वही ANF दिया गया, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। होता कहाँ पे है? एट्रिया वाले वॉल पे। हार्ट खत्म, द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, JG सेल्स। अब हम लोग आ गए हार्ट से किडनी पे। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, इरिथ्रोपोएटिन, जो कि आरबीसी का फॉर्मेशन करवाएगा। जेजी सेल्स किडनी में एक प्रोटीन हार्मोन है, ये देखो प्रोटीन। स्टेरॉइड अभी दो ही आया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। इरिथ्रोपोएटिन करके एक हार्मोन है, इरिथ्रो, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, तो आरबीसी का प्रोडक्शन करवाएगा। इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट सीक्रेट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी स्टमक वाला एरिया और इंटेस्टाइन वाला एरिया। चार मेजर हार्मोन है और वो सब प्रोटीन है। हार्मोन में बेसिकली प्रोटीन ही है। गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलियस, कोलिसाइस्टोकिनिन, और चौथा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिटरी। अब गैस्ट्रिन का देख लें, गैस्ट्रिन कहाँ एक्ट करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, सिक्रीशन ऑफ HCl, पेप्सिनोजेन। अब स्टमक HCl और पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है, तो इसके लिए एक स्टमक के पास ही खुद का एक ग्लैंड है, ग्लैंड नहीं है, खुद का एक हार्मोन है गैस्ट्रिन, ग्लैंड तो नहीं है। खुद का हार्मोन है गैस्ट्रिन, वो HCl और पेप्सिनोजेन सिक्रीट करवाएगा। पेप्सिनोजेन प्रोटीन तोड़ेगा, HCl का तो पता ही है। सिक्रीटिन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पे एक्ट करेगा और वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रेट करवाएगा। सिक्रेटिन से नाम है सिक्रेट करना, आपको याद रखना है कहाँ करेगा, तो एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। एक्सोक्राइन मतलब जो डक्ट वाला पार्ट है पैंक्रियाज में, एक डक्टलेस भी है और डक्ट भी है, तो डक्ट वाले पार्ट पे सिक्रेट करवाएगा क्या? पानी सिक्रेट करवाएगा, बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट करवाएगा। दो चीज आप याद रखना। CCK, कोलियोसिस्टोकिनिन, ये पूछा है, ये दोनों जगह काम करेगा, एक तो पैंक्रियाज पे, एक तो गॉल ब्लैडर पे। क्या सिंथेसिस करवाएगा? पैंक्रियाटिक एंजाइम्स पैंक्रियाज से, गॉल ब्लैडर पे काम करके बाइल जूस। सिंपल है, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। अब ये जो गैस्ट्रिन है, ये HCl और पेप्सिनोजेन जब सिक्रेट करवाएगा, तो इनहिबिट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है जो कि कम करवाता है। और भी हैं सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स। These factors are essential for normal growth of tissue and their repairing regeneration. कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ हार्मोन नहीं है, ग्रोथ फैक्टर है, जो कि बॉडी के अंदर का नॉर्मल ग्रोथ, टिश्यू और रिपेयर, रीजनरेशन, ये सब जरूरी है। अब हार्मोन रिलीज तो हो गए हैं, ऑफ कोर्स अभी तक हम लोग देखे तो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, लेकिन अब वो काम कैसे करेंगे? तो दो तरीका है, देखेंगे। हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। फिगर दिया है, थैंक यू। देखो ये हार्मोन है, जैसे कि FSH, लेट से FSH ओवरी से निकला होगा, कहीं से निकला होगा, हाँ ओवेरियन ग्रोथ, ओवरी पे जा रहा है। तो ये हार्मोन जो है ये स्टेरॉइड है, नहीं स्टेरॉइड ये नहीं है। ये क्या करेगा? ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा। हार्मोन आया, रिसेप्टर पे बाइंड किया, रिसेप्टर इसको अंदर छोड़ा है। ये ओवरी का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है।
ये अंदर आया, फिर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो हार्मोन अंदर आया, हार्मोन कुछ सेकेंड मैसेंजर कि मैं अंदर आ गया हूँ, कोई एक सेकेंडरी मैसेंजर होगा, उसको पता चलेगा कि हार्मोन एफएसएच आ गया है, फिर वो कुछ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करेगा जिससे कि आपको फिजिकल रिस्पॉन्स दिखने लगा, जैसे कि ग्रोथ। ठीक है, अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो और आ जाएगा। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अगर मेम्ब्रेन है उस पर एक रिसेप्टर ऑलरेडी है तो ये मेम्ब्रेन में है तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल और कॉल्ड इंट्रा। अगर सेल के अंदर है तो इंट्रा, अगर बाहर है तो बाहर, तो हार्मोन रिसेप्टर होंगे। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। देखो ये सेल है, एक रिसेप्टर बाहर होगा, अंदर आएगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए भी एक रिसेप्टर होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अंदर है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होगा वो इंट्रा सेलुलर, और जो बाहर होगा वो तो नॉर्मल वाला। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये बाइंड किया हार्मोन, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, HRC। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। ऑफ कोर्स इतने बॉडी में ज़्यादा रिसेप्टर है, हर हार्मोन के लिए एक ही रिसेप्टर है, एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एसर्शन रीजन तो भरपूर बनेंगे इस चैप्टर से। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन टारगेट टिश्यू। अब कोई चीज आया, बाहर ज्वाइन किया, तो बायोलॉजिकली कुछ चेंज होगा जिससे कि आपको फिजिकल चेंज मिलेगा। जैसे आप लोग प्रोटीन खाते हो तो बॉडी ग्रोथ होता है, तो बॉडी का जो मसल आएगा वो फिजिकल है, लेकिन वो अंदर जाके कुछ चेंज किया होगा, अमीनो एसिड बना होगा, सेल में गया होगा, तो वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है, ऐसे समझो। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। ज़्यादा नहीं सोचना है। केमिकल नेचर के बेसिस पे दो ग्रुप्स हैं, दो नहीं मल्टीपल है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन। प्रोटीन वाला इंसुलिन, ग्लूकागन, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी। स्टेरॉइड में कॉर्टिसोल हम लोग देखें, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायल एंड प्रोजेस्टेरोन। ये आप याद रखना, ये तुरंत एमसीक्यू में आएगा। आयोडोथायरोनिन थायराइड हार्मोन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाला एपिनेफ्रिन। चार है, चारों देखो ऐसे याद करो कि अमीनो एसिड में एक दिया है, एक दिया है कौन सा, एपिनेफ्रिन। आयोडोथायरोनिन में एक ही दिया है, आयोडीन तो याद ही है, थायराइड से रिलेटेड है। स्टेरॉइड में सेक्स हार्मोन से, सेक्स में आपको आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन से याद कर लो, एस्ट्राडायल कुछ उसी से रिलेटेड है। कॉर्टिसोल एडिशनल है, ये पूछेगा कॉर्टिसोल। स्टेरॉइड में कॉर्टिसोल देखो, ओ ओ ओ ऐसे याद करो, ओ ओ सब में ओ है ऐसे। पेप्टाइड और प्रोटीन में पिट्यूटरी, पी से प्रोटीन, हाइपोथैलेमस, इंसुलिन, ग्लूकागन सब प्रोटीन है। Hormones which interact with membrane-bound receptor normally do not enter the target cell but generate second messenger। ये हार्मोन आएगा तो नॉर्मली टारगेट सेल पे नहीं जाएगा, बट ये जाएगा, रिस्पॉन्स कुछ जनरेट होगा वन, फिर ये रिस्पॉन्स वन जाएगा, रिस्पॉन्स टू में कन्वर्ट होगा, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। फिर रिस्पॉन्स थ्री में बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स फोर में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि रेगुलेट करेंगे सेलुलर के मेटाबॉलिज्म की। अब पता चल जाएगा कि हार्मोन आ चुका है, बाइंड हो चुका है, ये सब सीक्रेट होंगे तो सेल मेटाबॉलिज्म करने लगेगा। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। Cumulative biochemical action result in physiological and development effects। इजी है, उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड लाइंस लग रहे हैं। ये वाला फोटो देखो, ये क्या है, ये ईस्ट्रोजन है। ओके, ईस्ट्रोजन स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड के लिए आपको कोई रिसेप्टर नहीं जरूरत पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन है यूटरस का, ईस्ट्रोजन के लिए कोई रिसेप्टर नहीं है क्योंकि स्टेरॉइड है, डायरेक्टली इंटर कर जाएगा। डायरेक्टली इंटर किया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी अंदर इंटर कर गया, और फिर जाके अंदर जाके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना है, एक लेयर दो लेयर को पार कर चुका है।
कोई यहाँ पे रिसेप्टर की जरूरत नहीं थी एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन के लिए। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, जीनोम में डायरेक्टली जाके बाइंड किया, यानी डीएनए में तुरंत जाके बाइंड किया। वही लाइन लिखा, हम फिर से देखेंगे। एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन जब बनेगा तो बॉडी में चेंजेस दिख जाएंगे, टिश्यू ग्रोथ होगा प्रोटीन से, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म हार्मोन एक्शन, पहला वाला प्रोटीन, दूसरा वाला स्टेरॉइड। देखो स्टेरॉइड हार्मोन ये है, इसके लिए किसी रिसेप्टर की जरूरत नहीं है, ये आप याद रखो। ये एक लेयर और दो लेयर, सेल मेम्ब्रेन वाली और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाली लेयर क्रॉस करके तुरंत जाके डीएनए से एक्ट करेगा। हार्मोन आया, डीएनए पे एक्ट किया, एमआरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन से जो भी चेंजेस होने तो वो होंगे। अब ये हार्मोन आया एफएसएच, ये प्रोटीन हार्मोन है। तो प्रोटीन हार्मोन ये एक लेयर और जो न्यूक्लियस का लेयर होगा सेकंड वाला, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो पहले वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर रिस्पॉन्स 1 होगा, रिस्पॉन्स 2 में आपको याद रखना है कि साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन और आईपी3, ये सब फिर ये आगे जाके सेलुलर मेटाबॉलिज्म वो करवाएंगे। फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड होगा। नहीं ये हो गया, अब ये तो स्टेरॉइड के लिए दिया है। ये वाला लाइन देखो, हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो सेल के अंदर है, सेल न्यूक्लियस अब इसके अंदर है, तो ये स्टेरॉइड है। आइडोथायरोनिन भी है, मोस्टली रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। डीएनए से आप इस लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ो, आपको आ जाएगा। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन मतलब जो एक साथ एक्शन हो रहे, क्यूमुलेटिव मतलब एडिटिव, ऐड की बात हो रही है कि एक पहले यहाँ से आया एक बायोकेमिकल रिएक्शन, फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, फिर एमआरएनए से फिर प्रोटीन बना। तो ये क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन है, मल्टीपल बायोकेमिकल रिएक्शन होते जा रहा है, तब जाके लास्ट में आपको फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट इफेक्ट बनेगा। जब प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन जाके जो भी ग्रोथ करवाना होगा वो करवाएगा, स्किन बनाएगा या कहीं भी जो भी उसका काम है। तो दो तरीके के एक्शन है, प्रोटीन वाला क्रॉस नहीं करेगा, स्टेरॉइड वाला क्रॉस कर जाएगा, दोनों लेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और आपको याद रखना है कि जो आइडोथायरोनिन है और ये जो स्टेरॉइड है, ये दोनों क्रॉस कर जाएंगे, ये डायरेक्ट जीनोम से जाके इंटरेक्ट करेंगे, डीएनए से जाके इंटरेक्ट करेंगे, सॉरी एमआरए, डीएनए से एमआरएनए, और तुरंत जीनोम में जाके एमआरएनए से प्रोटीन बनवा के काम शुरू हो जाएगा। जबकि पेप्टाइड हार्मोन और ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाले, ये इनके लिए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स में भी पहले पहला रिस्पॉन्स जनरेट होगा, फिर दूसरा रिस्पॉन्स जनरेट होगा, फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, फिर फिजियोलॉजिकल। ये डायग्राम आ जाता है क्वेश्चन में, या इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, हॉर्मोन्स को छोड़ देंगे कि ये हार्मोन कौन सा है, ऑप्शन दे देंगे 4। विद दिस चैप्टर खत्म।